नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो अगले महीने से होने वाला है उसको लेकर आदि शंकर एकेडमी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। जैसे विज्ञान और समाज विज्ञान के शिक्षक आपको एमसीक्यूज करा रहे हैं, उसी प्रकार से मैथ्स के शिक्षक आपके लिए करा रहे हैं। हिंदी जो 15 नंबर की आनी है, तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आप भाषाई दृष्टिकोण से कहीं पे भी प्रश्न आते हैं तो 100% अंक आप लेकर आएँ। पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के पश्चात हमने यह पाया कि किस प्रकार की प्रकृति प्रश्नों की बन सकती है, उसके आधार पर टॉपिक वाइज हमने सीरीज लाई है। जैसे आप वर्ग 3 के पेपर दे रहे हैं, 5वीं स्तर तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, उस स्तर के अनुसार पे जो प्रश्न बन सकते हैं वह हमारा प्रयास रहा है और वैसे प्रश्न की प्रकृति के साथ में आपके सामने हम खड़े हैं। तो जो शब्द भेद है आपका, आप यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको मिलेंगे कि लगभग सभी कक्षाएं जो हैं, सभी की सभी कक्षाएं आपकी डली हुई हैं। वर्णमाला आपके लिए है, दूसरा शब्द भेद है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनको डाला गया है। फिर उसके बाद आविकारी शब्दों के बारे में आप चर्चा करेंगे कि संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, और इनमें होने वाले जो विकार होते हैं विकारी शब्दों में लिंग वचन काल कारक, उनकी भी कक्षाएं डली है। साथ ही संधि समास की आपकी पूर्ण रूप से कक्षाएं हैं, यहीं तक का लेवल है आपको। तो अगर आप चाहें, यदि टॉपिक नहीं बनता है तो ऑनलाइन जाकर आप उस प्लेटफॉर्म में भी क्या कर सकते हो, आप अपनी कक्षाओं को पूरी कर सकते हैं। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है आपको अच्छे अंक दिला सकें, यही हमारा एकमात्र संकल्प है कि आपके अच्छे अंक, आपके कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ से आप पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, उसमें हम आपके लिए जो भी मदद कर सकते हैं वह हमारा प्रयास रहा है। तो आइए आज पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है वो वर्ण विचार वर्णमाला से है। वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वर्णों की क्या प्रकृति होती है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं और किस तरीके से इन्हें हम वर्गीकृत करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है। ठीक, तो पहला लिखा है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, उपध्य, मानीय और महाप्राण। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन में हटा देता हूं अनुनासिक का, और यहाँ है अल्प प्राण कर देते हैं, क्योंकि ये फिर ऑप्शन फिर दोनों मान्य होंगे। अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, और जब तक ये प्रश्न आप देख रहे हो आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। अब आ जाते हैं, सबसे पहले ध्वनि के बारे में चर्चा करते हैं। ये ध्वनि क्या है? मानव मुख से निकलने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और इसका लिखित रूप हम क्या कहते हैं? वर्ण कहलाता है। अब ध्वनि कुछ भी हो सकती है, चिड़िया भी बोलती है, उसकी भी अपनी एक ध्वनि है, तो मानव मुख से कुछ भी निकलेगा। अब मैं बोलूँगा अब इसको तो आप लिख नहीं पाओगे, तो जो लिखित रूप में संभव हो, है ना, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाएगी और लिखित रूप से वर्ण। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो स्वरों की जो मूल संख्या है वो 11 बताई गई है और व्यंजनों की संख्या 33 है। हालांकि बाद में हमने आवश्यकता अनुसार उनका निर्माण भी किया है। बट कुछ ऐसी ध्वनि होती हैं जो ना तो स्वर के साथ वहन करने के योग्य हो और ना व्यंजन के साथ, अर्थात जो देखने में स्वर की तरह लगे और उच्चारण में व्यंजन की तरह। वो कौन सी ध्वनि होती है? एक होता है अम और दूसरा होता है आहा। आप इन्हीं नाम से इन्हें जानते हैं। यदि व्याकरण में इनकी हम चर्चा करें तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये दोनों ही ध्वनियाँ ना तो स्वर के योग्य होती हैं और ना व्यंजन की, इसलिए इन्हें अलग श्रेणी में रखा गया और उन्हें कहा गया अयोगवाह। तो इसमें से एक ऑप्शन आ जाता है अनुस्वार, जो आपका सही उत्तर होगा। दूसरा अनुनासिक था, इसके बारे में भी हमने वर्णमाला पढ़ाते समय पूर्ण रूप से चर्चा की है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? अब देखिए, व्यंजन के जब आप भेद पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं, फिर अंतःस्थ देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन के बाद में संयुक्त व्यंजन है। तो इनको वर्गीकृत किया गया है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए, जब आप कचटतव वर्ग पढ़ते हैं, क, च, ट, और पा, ये वर्ग है। तावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। अब का वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। फिर चा वर्ग का तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धा या मूर्धन्य, ता वर्ग का
दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से। अब जब आप का वर्ग में पढ़ेंगे तो क ख ग घ अंग आएगा और इनके नीचे मुझे हल लगाना जरूरी है, जिसे आप हलंत कहते हो, अन्यथा ये अक्षर बन जाएंगे। सास्वर व्यंजन वर्ण अक्षर कहलाते हैं और यदि बिना स्वर के लिखे हुए हैं तो इस स्थिति में उन्हें हम वर्ण कहते हैं। दूसरा है चा, छ, जा, झ, इ, ता, थ, ड, ढ और ड़। इस तरीके से हमें हल लगाना है। फिर ता के बाद थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे पास में कुल स्पर्श व्यंजन है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और ये सभी के सभी मतलब 5-5 की श्रेणी में 5 वर्ण अगर देखा जाए, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हालांकि देखा जाए तो सभी के सभी व्यंजन जो हैं वो स्पर्श ही होते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करके ही उच्चारण होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। चलिए आगे बढ़े। का कौन सा व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताया कि कचरतब वर्ग की अगर मैं बात करूं, का, चा, टा, ता और पा, ये वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ऐसे है। इनका उच्चारण कंठ से है, ये तालु से है, ये मूर्धा से है, ये दंत से है और ये ऊष्ठ से है। क्या पूछा है प्रश्न? का कौन सा व्यंजन है? तो यहां पर क्या लिखा है? तालव्य नहीं है, क्योंकि तालव्य तो चा वर्ग होता है। दंत नहीं है, क्योंकि ता वर्ग होता है। मूर्धन्य ता वर्ग होता है, अर्थात यह क्या बचा? कंठ व्यंजन। तो हम कह सकते हैं कि का वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ के उच्चारण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? कंठ की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़े। वा, फा किस प्रकार के वर्ण है? अब ध्यान से देखिए, कई किताबों में नहीं मिलेगा वा। वा का उच्चारण करने के लिए वा कौन सा है? पहला तो अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा है? अंतःस्थ। और इसके उच्चारण के लिए आपको दंत की और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। लेकिन अब आ जाता है फा। तो फा का जो उच्चारण है, ठीक है, यहां पे नुक्ता लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नुक्ता। ध्यान से देखें, मैंने लिखा फा और यहां लिखा है, जैसे मैंने कहा फना नहीं होता, क्या होता है? फना होता है। तो अब ये फा के नीचे जब आप नुक्ता लगा देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा गले में भारीपन आता है ना। तो ये नुक्ते का एक अपना प्रभाव है। जब आप फा का उच्चारण करेंगे तो दांत और होंठों की दोनों की आवश्यकता, अगर मैं केवल फा की बात करूं, अगर केवल फा की बात करूं तो पा, फा, तो किसका प्रयोग करोगे आप? ओष्ठ का, होंठों का प्रयोग करोगे। लेकिन फ बोलने के लिए आपको दांत और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो नुक्ता है, नुक्ता कहां से आया? फारसी से आया। हमने कुछ ध्वनियां, 5 लगभग ध्वनियों को हमने शामिल किया। का, गा, जा, पा, ऐसे आप नुक्ता वाले वर्ण देखे होंगे ऐसे। तो आपने का, ख, है ना, का, ख, ग, जा, फा, ये कहां से ली गई हैं? ये आगत ध्वनियां हैं जो हम कहां से लिए हिंदी में शामिल हुई हैं? फारसी भाषा से। अब इनका अपना एक महत्व है। यदि आप कई बार आपने सुना होगा कि इन नुक्ता वाले शब्दों की अगर मैं बात करूं, जैसे एक लिखा है राज, एक शब्द की बात करता हूं, राज लिखा है आपने, राज, और एक लिखा है राज, सॉरी, दूसरा लिखा है आपका राज। ये राज लिखा है और ये राज लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? राज का शासन और इसका रहस्य, इतना फर्क है। तो एक क्या लिखा है? राज लिखा है। क्या लिखा है? राज। और दूसरा क्या लिखा है? राज।
अब एक नुक्ता, एक छोटा सा नुक्ता आपके लिए क्या कर गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। यदि आप इसमें नुक्ता हटा दें और आपको लिखना होगा राज, या आपको रहस्य को राज लिखना है, राज, और आपने लिख दिया राज, तो इसका अर्थ रहस्य तो होगा नहीं, शासन हो जाएगा। कई बार आपने प्रयोग किया होगा कि जरा सा, जरा, और एक लिखा होगा जरा, सॉरी बार बार पीछे लग जाता है, एक क्या लिख दिया, जरा। अब इन दोनों में क्या अर्थ है? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये क्या लिखा है, जरा, और ये क्या लिखा है, जरा। इसका अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। इसका अर्थ क्या है, बुढ़ापा। और इसका अर्थ क्या है, थोड़ा। तो एक नुक्ते ने आपके अर्थ को क्या कर दिया, बदल दिया। तो एक जरा का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा या अल्प की अगर मैं बात करूं, और एक का अर्थ क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को देखना है। तो नुक्ता वाले जितने हैं, तो याद रखिएगा फा जो ध्वनि है वो दंतोष्ठ होती है, और इस नुक्ते वाले को भी आप याद रखिएगा। जब आप शब्द भेद पढ़ोगे, देशज विदेशज शब्द जब आप पढ़ेंगे, तो जितने नुक्ता वाले शब्द हैं, ठीक है, वो लगभग फारसी से आए हुए हैं या अरबी से आए हुए हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि का वर्ग के उच्चारण के लिए क, ख, ग, घ, और ये क्या है, अंग, जिसे आप इंगा कहते हो, क, ख, ग, घ, अंग। तो आप अपना गला खोल, पूरा मुंह, और आप कहेंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो कहां से उच्चारण होता है, कंठ से। तो का वर्ग के सभी वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ से। तालु में आएंगे च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। मूर्धा में आएंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक है। दंत में आएंगे त, थ, द, ध, ना। तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं, दंत वर्ण कहलाते हैं। तो कावर्ग के सभी उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठव्य या कंठ व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, कंठ वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो हमारे पास में पुनः आया, क्या आ जाएगा, कंठ। चलिए आगे बढ़े। लिखा है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। अब वही चीज है, कौन सा ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ओष्ठ वर्णों की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, कचट वर्ग में क, च, ट, त, प। तो पा वर्ग क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, ओ से। तो पा में कौन आएगा, प, फ, ब, भ और म। पा, फ, ब, भ, म। ये कैसे है, ओष्ठ व्यंजन है। तो देख लेते हैं कौन सा है, पा है, फा है, और क्या है, मा है। अर्थात इया जो है, इया, च, छ, ज, झ, इया कहां से है, तालु है से उच्चारण होने वाला है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है। अब इसमें से हमें पहचानना है कि इसमें से ओष्ठ व्यंजन कौन कौन सा है। ट कहां से होता है, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा से होता है। बा कहां से, प, फ, ब, तो ये कहां से होगा, ओष्ठ व्यंजन है। त, थ, द, ध, न तो दंत से है। और इया कैसे है, च, छ, ज, झ, इया तालु से है। हमें क्या ढूंढना है, ओष्ठ। तो हमारे पास में सही आंसर क्या हो गया, कौन सा आंसर, बा हमारा सही आंसर हो गया। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है। मूर्धन्य अर्थात मूर्धा क्या होता है, जब आप उच्चारण करोगे तो ये आपकी श्वास नली है, यहां आपका कंठ है, क्या है, कंठ है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है जहां आप अपनी जिह्वा रखेंगे, दंत मूल अर्थात दांत जहां से निकले हुए हैं वहां जीभ रखिए, और ऊपर वाले तालु में ऐसे करके पीछे तक लेके जाइए, जहां तक ले जाना, और जहां से तक आपकी जीभ जाएगी आगे पीछे करिए। जहां गुदगुदी होगी वह क्षेत्र जो है वो तालु का है। कौन सा है, तालु का है। और जहां से दांत निकलने हैं तो वो क्या कहला जाएगा, दंत कहला जाएगा। उसके आगे आपके क्या है, ओष्ठ है, नीचे भी ओष्ठ है, ठीक। तो ये तालु हो गया। अब इन दोनों के बीच में जहां से आपके दंत है और तालु स्टार्ट हुआ है, वहां उठा हुआ भाग है,
उसे हम कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। और मूर्धा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष, विशिष्ट, है ना। विशेष व्यक्ति आता है तो हम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से इनका नाम ही इसलिए विशिष्ट मतलब ऊंचा, उठा हुआ भाग, तो इसलिए इन वर्णों का नाम मूर्धन्य इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे ही ये वर्ण आएंगे जीभ ऐसे खड़े हो जाएगी। देखिए आपका ये तालु है और ये जीभ है, आप टा बोलोगे तो जीभ पहले ऊपर खड़ी होगी, टा, ठ, ड, ढ, ड़। तो देखिएगा कि आपका टा वर्ग जितने भी होते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। तो ये तो वर्ग का पहला ही अक्षर है और इसी के नाम से ही वर्ग है, तो ये मूर्धन्य है। याद रखिएगा, इस मूर्धा वाले क्षेत्र पर जब जीभ स्पर्श करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? मूर्धन्य वर्ण। और टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? अब वही मैंने कहा टा वर्ग आता है, तो टा वर्ग में कौन कौन सा है? टा स्वयं है, ट, थ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसमें से है क्या? देखिए सा, चा, सा नहीं है। अब क्या करें? ये तो स्पर्श व्यंजन की बात हो जाती है। अब आ जाते हैं हम ऊष्म व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन का भी तो उच्चारण होगा। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से हैं? पहला है आपका सा, पहला है शा, फिर सा, फिर सा और फिर हा। ये तीनों आपके लिए एक से हैं। जब आप शा का उच्चारण करें, क्योंकि आपके हिसाब से शिखा और शिखा में कोई अंतर नहीं है, आपके लिए शिखा और शिखा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब अंतर कैसे होगा? ये जो सा है इसके उच्चारण के लिए आपको तालु की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जब आप चा का उच्चारण करोगे तालु की आवश्यकता। आपने जहां से चा का उच्चारण किया वहीं से सा का उच्चारण, जैसे जीभ जो है ऊपर लग जाएगी, आप क्या बोलोगे? चा, चा। अब जीभ को ऊपर आपको स्पर्श करानी है, चिपकानी है और फिर बोलना है सा, तो श ऐसे आता है। तो ये क्या लिखा है? शिखा। और ये क्या लिखा है? दंत वाला है। ये कहां से उच्चारण होता है? दंत से। तो जब आप शिखा बोलेंगे तो ता जहां से आप उच्चारण करेंगे वहां जीभ को क्या कर लेकर जाना है, दांतों में स्पर्श करें और बोले सा, सा। तो ये क्या लिखा है? शिखा। और ये क्या लिखा है? शिखा। अब यहां पर सा का जब उच्चारण करोगे तो आपको इसका उच्चारण करना है मूर्धा से, अर्थात जहां से आपने टा बोला, जैसे शठ बोलते हैं, तो जीभ को खड़ी करना है और आपको बोलना है शा, तो इसका उच्चारण आपका सही हो जाएगा। तो तीनों सा एक नहीं होते, इनके उच्चारण क्या होते हैं? अलग। तो तीसरा हमारे पास में क्या आ गया? मूर्धन्य। शा, षटकोण वाला आपका क्या होता है? मूर्धा। और हा जो है वह कंठ से उच्चारण होता है। कहां से होता है? कंठ से। तो याद रखेंगे, यहां पे हमारे पास में ऑप्शन नहीं था, हमने फिर कहां गए? ऊष्म व्यंजन में। तो हमें क्या मिल गया कि सा जो है वो कहां से उच्चारित होता है? मूर्धा से उच्चारित होता है। ठीक, इनकी पूरी कक्षा आपकी डली है एक एक वर्णमाला को। मैंने लगभग 3 से 4 क्लास में आपने पढ़ाया है, ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? अब महाप्राण क्या है? देखिए, प्राणत्व के आधार पर क्या है प्राणत्व? प्राणत्व से तात्पर्य है कि जब वर्णों का आप उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है। जब आप वर्णों का उच्चारण करें और कम प्राणवायु लगे, कम प्राणवायु, ऐसी स्थिति में उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और जब प्राणवायु अधिक लगती है, अधिक प्राणवायु, जब अधिक प्राणवायु लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। स्वाभाविक बात है, महाप्राण और अल्प प्राण मतलब कम प्राणवायु, महाप्राण मतलब अधिक प्राणवायु। अब कैसे याद रखें? देखिए, यदि आप याद कर सकते हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिए, और समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, या ट्रिक से मैं बताऊं तो आपको ऐसे याद रखना है। आपको कचट्टा वर्ग में का, चा, टा, ता, प, कचट्टा वर्ग में 5 वर्ण मिलते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, चा के बाद छ, जा, झा, इया, चा, छ, जा, झा, इया, टा, ठ, ड, ढ और अड़ा, टा, ठ, ड, ढ, ड़ा, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे पास में वर्ण मिलते हैं। अब आपको याद करना है
तो याद कर लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक भी आप देख लीजिए। ठीक, का वर्ग कंठवर्ण होता है, तालु है, मूर्धा है, तंत है और ओष्ठ है। अब वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ये तीनों, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और वर्ग का ये दूसरा, कौन सा? दूसरा और चौथा, 2 और 4। यदि मैं 2, 4 की बात करूं, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों महाप्राण होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है का, गा और इंगा के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है और ख, घ के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है। अर्थात 25 स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है। तो दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे का, आप क बोलते हो ना, क, और ख जब बोलोगे, क, ख, तो ख बोलोगे तो आपके कंठ पर क्या होता है? दाब पड़ता है। आप वहां से कठोर मतलब ध्वनि निकालते हैं, काकल ध्वनि जिसे हम कह सकते हैं। अर्थात किसी भी अल्प प्राण में हा जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? हा जोड़ने पर वह क्या बन जाता है? महाप्राण बन जाता है। जैसे आप बोलिए क, ख, तो ख बोलेंगे तो हा का साउंड आएगा, ग, घ। उसी प्रकार च, छ, ज, झ, तो हा जब आप जोड़ते हैं तो वह क्या होता है? ध्वनि अधिक, वायु अधिक लगने लगती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आपको बताया। अब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो देखिए, एक का है, का वर्ग का पहला वर्ण है, खा वर्ग का दूसरा वर्ण है, गा तीसरा वर्ण है, इंगा पांचवा वर्ण है। तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5, तो बचा क्या? खा। खा कैसी ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि है। ऐसे ही आपको याद रखना है। यदि आपको वर्णमाला तो बननी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हो और एग्जाम भी दे रहे हो, तो आपको जब तक वर्णमाला नहीं आएगी आपको ये चीजें नहीं बनेगी। वर्णमाला तो आपको, आप ABCD नहीं याद करोगे, ABCD अगर नहीं बनेगी तो कभी अंग्रेजी भी नहीं सीख सकते, वैसे हिंदी के साथ ही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? फिर वही आ गया। तो या है, शा है, चा है, था है, चा है और ना है। तो यहां से तो हमने देख लिया कि चा पहला वर्ण है, चा, छा, जा, झा, या। ना किस में आता है? तो ना आता है पंचवें अक्षर में, ता, था, दा, धा, ना, ये पांचवा है। तो ये हमारे पास में पांचवा अक्षर है, नहीं होगा। ये हमारे पास में क्या है? ठीक है, पहला अक्षर है, नहीं होगा। अब ता के बाद क्या आ जाता है? था आ जाता है। तो थ क्या है? त, थ, तो ये क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। अब यहां पर या भी दिया है। अब चूंकि या अंतःस्थ व्यंजन है, क्या है? अंतःस्थ व्यंजन, इसमें भी तो अल्पप्राण महाप्राण होगा, लेकिन मैंने तो आपको बताया नहीं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको एक साइड लिखना है या, रा, ला, वा। पहले अंतःस्थ अक्षर आते हैं। कौन से वर्ण आएंगे? अंतःस्थ। फिर क्या आ जाएंगे? ऊष्म। तो आपको लिखना है शा, शा, शा और हा। इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। ठीक, ऐसे ही याद करने के लिए मैं हा को छोड़ देता हूं अभी। चल, ये बना लिया। अब आपको दोनों के लिए ट्रिक बता दे रहा हूं, अल्पप्राण और महाप्राण के लिए और अघोष सघोष के लिए। तो एक आप पढ़ोगे अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता। एक होता है सघोष, जिनमें कंपन होता है। एक होता है अल्पप्राण, जिनमें प्राणवायु लगती है। एक होता है महाप्राण, जिनमें अधिक प्राणवायु होती है। अब आपको इस तरीके से, क्योंकि पहले अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो आपने इसे लिख लिया और हा को लिखना है यहां पर। ठीक, अब करना क्या है? आपको इस तरीके से एरो ड्रॉ करना है और इस तरीके से एरो। अब इसका मतलब क्या हुआ? यारा अलावा अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं, अर्थात कम प्राणवायु में उच्चारित होते हैं और उच्चारण सघोष, सुघोष मतलब कंपन होना, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न करते हैं। शा, शा और शा
ठीक है, कैसे होते हैं? अधिक प्राणवायु अर्थात महाप्राण होते हैं और इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता तो अघोष होते हैं। हा एकमात्र ध्वनि है जो महाप्राण और सघोष होती है अर्थात अधिक प्राणवायु लेती है और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन भी उत्पन्न करती है। तो यहां पर देखिए या ऑप्शन है, तो या कैसा है? अल्प प्राण है और सघोष है अर्थात महाप्राण नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आ गया? थ। थ वर्ग का दूसरा अक्षर, ठीक है, तो महाप्राण ध्वनि होती है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं समझिए। संयुक्त व्यंजन यदि 1.5 अक्षर की अगर मैं बात करूं, आपकी नजर में केवल और केवल संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है छ, त्रा, ठीक है, ज्या और त्रा, संयुक्त व्यंजन। अब इसमें अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं? ध्यान से देखें। क्या किससे बना है? आधा का पूरे सा से, अर्थात सा में क्या है? सा आधा और आ छुपा हुआ है। यदि मैं वर्ण की बात करूं तो 1 2 3 वर्ण है। अक्षर कितने हैं? ये सा स्वर लिखा है तो एक अक्षर है और ये बिना स्वर के लिखा है तो वर्ण है। तो अक्षर कितने हुए? 1.5, वर्ण कितने हुए? 3। उसी प्रकार से आधे ता और पूरे रा से ये बना है, ये आधे जा और पूरे इया से मिलकर बना हुआ है और यह आधे सा और पूरे रा से मिलकर बना हुआ है। इस स्थिति में इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि अगर मैं कहूं, एक उदाहरण ले लूं चा का, तो आधा का चा और सा में छुपा हुआ है क्या? आ। इनको मिलकर हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। अर्थात जब कभी कोई अक्षर, अक्षर कौन होता है? जो सा स्वर आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण जो सा स्वर आ जाए तो वो हम क्या कहेंगे? अक्षर। तो ये अक्षर हो गया और उसके पहले क्या है? एक वर्ण है अर्थात स्वर विहीन है। ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। अर्थात 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आए, उनके बीच में स्वर ना हो किंतु अंतिम वाले वर्ण के साथ में स्वर जुड़ा हो, इस स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर कहेंगे। अब ऑप्शन की प्रकृति ऐसी है, चूंकि आपने क्या का निर्माण किया है? त्रा का, ज्या का और श्रा का, अर्थात क्या का और त्रा, ज्या और शा, इसका निर्माण किया है, जिसे आप 4 संयुक्त अक्षर के बारे में बोलते हैं। यहां पर या में केवल एक ही वर्ण है और एक ही स्वर, एक ही व्यंजन है। यहां पे भी एक व्यंजन है, एक ही है, एक ही है। यहां पे भी, तो ये क्या है? इस स्थिति में नहीं है। लेकिन नीचे आओगे, यहां पे भी संयुक्त अक्षर है, ये भी है, ये भी। ये क्या लिखा है? ये लिखा है आधा दा और या। इस स्थिति में यह भी एक संयुक्त अक्षर है। यह भी क्या है? संयुक्त अक्षर। जैसे आप ये क्या लिखा है? द्या लिखा है। क्या लिखा है? द्या। ये आधा दा और या है। तो इस स्थिति में यह भी क्या है? संयुक्त अक्षर है। क्योंकि वर्णमाला में किनको प्रधानता दी गई है, किनको उल्लेख किया गया है? इन 4 को। इसलिए हम प्रश्न की प्रकृति के अनुसार इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इसे भी लगा सकता है, या ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? गलत पे लगा सकते हो कि ऑप्शन 2 ऑप्शन सही दिए हुए हैं। तो इस स्थिति में ये पुराना पूछा गया व्यापम का ही प्रश्न है, इसलिए मैंने बता दिया कि यदि इसको कहें तो यह भी क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। जैसे आपने लिखा प्रा, इसका मतलब है प आधा है, रा पूरा। इस स्थिति में यह भी एक संयुक्त अक्षर है। आप कई बार क्रम लिखते हो तो क्रम लिखा रहता है, तो यह भी क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। आप गर्म लिखते हो तो जैसे गर्म लिखा है तो मां के ऊपर रा की रेप लिखी, इसका मतलब ये आधा रा और पूरा मां। इस स्थिति में यह भी एक संयुक्त अक्षर है। तो इस बात का ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ाना है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है? नासिक से तात्पर्य क्या है? वर्णों के उच्चारण में जब प्राणवायु केवल मुख से ना निकलकर मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। जैसे हम पंचमाक्षर पढ़ते हैं। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? इंगा है, इया है, ड़ा है, ना है और मां है। कछत्तव वर्ग के स्पर्श व्यंजन के जो पंचमा अक्षर होते हैं, इनके प्राणवायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे इंगा, इया, ड़ा, ना, मां। तो हम प्राणवायु केवल मुख से नहीं निकालते, मुख के साथ साथ नाक से भी निकालते हैं। इसलिए इन्हें हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं
भाषाई व्याकरण के अलग अलग नियम है, चाहे वो संधि के हों, है ना। तो उस अनुसार में हम इन वर्णों को कैसे अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं, इसके अलग अलग नियम है जो संधि में मैंने आपको पढ़ाया है। तो नासिक वर्ण ऐसे कहलाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे शा संयुक्त अक्षर है, शा नहीं है, शा नहीं है, तो बचा क्या, इया। ये देखो इया, चा छा जा जा इया। तालव्य अर्थात चा वर्ग का पंचम अक्षर इया होता है, यह कैसा है, नासिक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है, अभी देखें तो आपके पास क्या आ गया, मां। अभी मैंने पढ़ाया तो मां किस में आता है, ठीक है, प फ ब भ मां। मां किसका, पा वर्ग का पंचमाक्षर है और यह क्या होता है, मुख के साथ साथ क्या होता है, नाक से भी प्राणवायु निकलती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। आशा करता हूं इन क्वेश्चनों से आपने प्रश्न की प्रकृति को समझा होगा। आगामी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक मैं यह सीरीज चलती रहेगी, चाहे मैथ्स की हो, चाहे हिंदी की हो, समाज विज्ञान या विज्ञान की, जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। प्रयास हम कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके हम आपको कंटेंट दें ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी समस्या है उसके बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए बेल आइकन को आप दबा के रखें ताकि आपको समय पर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।